नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग का सर फोन आता है कि सर ये आर्बिट्रेशन एक्ट में सेक्शन 17 का ऑर्डर आ गया है, सेक्शन 17 का ऑर्डर आ चुका है, ये अंतरिम ऑर्डर आ गया है, तो क्या करें, ये लागू हो गया है, हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, तो आज ये पूरी वीडियो को देख लीजिए। आज हम इसी बात पे बात करेंगे, आर्बिट्रेशन एंड कैंसुलेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 17 के बारे में, जो अंतरिम अवार्ड पास होता है। यदि आपने लोन लिया है, कहीं से भी लोन लिया है, बैंक से लिया है, एनबीएफसी से लिया है, कंपनी से कहीं से भी लोन लिया है, तो लोन के प्रकार में होता है अनसेक्योर्ड लोन। अनसेक्योर्ड लोन जैसे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, उसके बाद कोई जैसे ऑटो लोन होता है, कार बस ट्रक जीप का जो लोन होता है, उस लोन में आप लोन लेते समय एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। यदि आप लोन लेते हैं तो देखा होगा कि बहुत सारे पेपर पे आपसे साइन कराया जाता है, या ऑनलाइन लेते हैं, आप कहते होंगे सर नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो कोई साइन नहीं किया, मैंने ऑनलाइन लिया। तो अगर आप ऑनलाइन लेते हैं लोन तो उस पर आपसे परमिशन मांगा जाता है, अप्रूवल मांगा जाता है, तो आप उस पर टिक करते हैं, परमिशन देते हैं। तो उस परमिशन में और उस एग्रीमेंट जहाँ पे आपने सिग्नेचर किए होते हैं उसमें एक क्लॉज होता है। आर्बिट्रेशन एंड कैंसुलेशन एक्ट 1996 के तहत एक क्लॉज होता है कि यदि आप लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, ईएमआई डिफॉल्ट हो जा रहे हैं किसी कारणवश, तो ये विवाद को, जो हमारे और आपके बीच में अगर विवाद होता है, ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में कंपनी आपको आर्बिट्रेटर मतलब होता है मध्यस्थ मतलब आर्बिट्रेशन एंड कैंसुलेशन एक्ट 1996 के तहत आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है, आप नहीं पे कर पाते हैं, तो सिविल कोर्ट में न जाके, कोर्ट की प्रोसीडिंग को न करके, एक हमारे और आपके बीच में एक मध्यस्थ कौन रहेगा? कोई रिटायर्ड जज या सीनियर अधिवक्ता या कोई गजेटेड ऑफिसर। तो रिटायर्ड जज, आर्बिट्रेटर नाम का हमारे इंडिया में कोई जज नहीं होता, ये जज नहीं है। रिटायर्ड जज मतलब होता है जो रिटायर्ड हो चुका, उसकी पावर उस दिन समाप्त हो जाती है। रिटायर्ड होने के बाद उनकी पावर समाप्त हो जाती है, वो जज नहीं है, वो रिटायर्ड जज हैं। तो उसके बाद होता है विवाद को सुलझाने के लिए रिटायर्ड जज के माध्यम से आर्बिट्रेटर नियुक्त होता है। तो उसमें होता है क्या, ईएमआई डिफॉल्ट हो गया, तो आर्बिट्रेशन एंड कैंसुलेशन एक्ट 1996 के तहत आपको आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आपको आर्बिट्रेटर नियुक्त करने के लिए एक नोटिस जाती है। सभी लोनी को एक नोटिस जाएगी कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, ये आर्बिट्रेटर नियुक्त किए गए हैं, 4-5 का नाम दिया जाता है, उसमें एक का आपका सिलेक्शन होना चाहिए, उसमें आप एक जिसको नियुक्ति करेंगे, जिसको आप चाहेंगे, उससे आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया की जाएगी। तो आपके पास कभी भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, प्रोसीडिंग का नोटिस आता है, नियुक्ति करने के लिए आता है, आपको करना क्या है? आर्बिट्रेशन एंड कैंसुलेशन एक्ट 1996 में यह साफ साफ लिखा गया है कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से होना चाहिए। यदि आपकी सहमति नहीं है, आपको आपत्ति पत्र दे देना है। आर्बिट्रेशन का नोटिस है, उसका आपको आपत्ति पत्र जरूर दीजिए। उसके बाद यदि आप आपत्ति पत्र दे देते हैं, उसके बाद भी ये आपके ऑब्जेक्शन को, आपत्ति पत्र देखिए तो दीजिए, तो ध्यान रखिएगा उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी को अटैच करके दीजिए। उसके बाद भी यदि आपके ऑब्जेक्शन को रिकॉर्ड पे नहीं लेते हैं या फिर उसको इग्नोर करते हैं, उसके बाद भी अगर ये अवार्ड पास कर देते हैं जिसमें दोनों की सहमति नहीं है, आपने कैसा कहा था कि मेरी सहमति नहीं है, उसके बाद आपने आपत्ति भी दिया, आपत्ति के बाद भी आपकी बात को रिकॉर्ड पे नहीं रखा गया, जरिए स्पीड पोस्ट आपने दिया आपत्ति, उसके बाद भी अगर आप ऐसा अवार्ड वो पास कर देते हैं, तो बहुत बार क्या है, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया जो होती है उस कहते हैं कि आपको लिंक भेजा जाएगा, लिंक पे आप आकर के अपनी बात को रखिए, या फिर आप प्रेजेंट उपस्थिति दर्ज कराइए और अपनी बात को रखिए। उसके बाद भी आप उसको इग्नोर कर देते हैं। यदि आप नहीं जाते हैं या फिर आपने आपत्ति भी नहीं दिया, न ऑनलाइन लिंक पे क्लिक किया, नहीं इनके पास उपस्थित पे जा करके आप अपनी बात को रखें, तो उस कंडीशन में ये एक पक्षी अवार्ड पास करते हैं। एक पक्षी अवार्ड पास किया जाता है सेक्शन 70 के तहत आपको अवार्ड पास किया जाता है। वन साइडेड अवार्ड होता है कि आपको
आर्बिट्रेशन की नोटिस दिया गया था, नोटिस का आपने कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब आप सहमत हैं, उसके बाद भी आपको लिंक दिया गया, उपस्थिति दिया गया आपकी बात रखने के लिए, लेकिन आपने कोई भी जवाब नहीं दिया, इग्नोर किया, इसलिए आपको वन साइडेड अवार्ड पास कर दिया जाता है। यह अवार्ड आपको पास हो जाने के बाद बहुत सारे रिकवरी एजेंट आपको मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कि अंतरिम ऑर्डर पास हो गया है, मुझे ये पावर मिल गई है, आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा, आपके सैलरी अटैच कर दी जाएगी, आपके घर के टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, लैपटॉप, गीजर, पूरी व्यवस्थाएं लिख करके आपको दे दिया जाएगा कि ये आपको अवार्ड जो पास हुआ है उसमें आपके प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा, आपके चल संपत्ति को, अचल संपत्ति नहीं, अचल संपत्ति को अटैच कर दिया जाएगा। तो आपके कार है तो कार को उठा लिया जाएगा क्योंकि हमारे पास सेक्शन 17 का नोटिस आ गया है। तो ऐसे करके डराते हैं, और आपको डरना भी जरूरी है क्योंकि आपको, जिसको जानकारी नहीं है वो अंतरिम ऑर्डर देखेगा तो डरेगा ही। आपको तो डरना भी जरूरी है क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए ना कि ये अंतरिम ऑर्डर है क्या, इसका एग्जीक्यूशन हुआ है कि नहीं। ये क्योंकि देखिए, कोई भी लोनी है, लोन लिया है, डिफॉल्ट किया है, तो उसे ये ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर पे डर जाएगा। उसके बाद आपको इसी डर को ही तो खत्म करना है। बहुत सारे हमारे क्लाइंट हैं, बताते हैं सर हमारे अकाउंट को होल्ड कर दिया गया, ऐसे करके बिना एग्जीक्यूशन के वो लागू नहीं हो रहा है। तो करना क्या है, सेक्शन 17 का नोटिस आ गया तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा तब तो आपको डर नहीं लगेगा, यदि आपको नहीं पता होगा तो डर लाजमी है, सबको डर लगेगा ही क्योंकि अंतरिम ऑर्डर पास है। इसका पालन जब ऑर्डर पास हो जाता है, आर्बिट्रेशन कैंसुलेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 17 के तहत अगर आपके पे अंतरिम ऑर्डर भी पास हो गया है, ऑर्डर पास भी हो गया है, तो उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। और एग्जीक्यूशन कैसे होगा, एग्जीक्यूशन होना चाहिए ना। 17 सेक्शन 17 का जो नोटिस है, जो अवार्ड है, जो डिग्री है, जो भी है, फ्रिज, टीवी, पंखा, कूलर अटैच करने के लिए दिया जाता है, तो उसका सिविल कोर्ट, सिविल न्यायालय, आपके डिस्ट्रिक्ट के सिविल न्यायालय में एग्जीक्यूशन होना चाहिए। कोई भी सिविल कोर्ट में केस होता है, यदि आदेश पारित कर दिया जाता है तो पारित करने के बाद आदेश का एग्जीक्यूशन के लिए पिटीशन डाला जाता है, एग्जीक्यूशन होना चाहिए। बिना एग्जीक्यूशन के वो लागू कैसे हो रहा है, उसका एग्जीक्यूशन होना जरूरी है। तो इसलिए आपके सिविल कोर्ट में आदेश माने ऑर्डर पास होना अलग मैटर है, ऑर्डर पास होने के बाद सिविल केस में उसका एग्जीक्यूशन होता है। तो उसका एग्जीक्यूशन कहाँ होगा, आपके लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आएगा, एग्जीक्यूशन के लिए आएगा, आपके पास सम्मन जाएगा, नोटिस जाएगा, उसके बाद वो लागू होता है। यदि आपने आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन दिया हुआ है तो आप अपनी बात को रख सकते हैं कि ये आर्बिट्रेशन की नोटिस आई, इसका मैंने आपत्ति पत्र दे दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी को अटैच करते हुए, और जजमेंट की कॉपी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो आर्बिट्रेशन कैंसुलेशन एक्ट में कहता है कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से होना जरूरी है। यदि सामने वाली की सहमति नहीं है, उन्होंने आपत्ति किया है, तो आर्बिट्रेशन का ऑर्डर कैसे पास हो गया, आपकी बात को तो रिकॉर्ड पे रखा ही नहीं गया, तो खारिज कर दिया जाएगा सेम डे। एक भी केस चल नहीं पाएगा ये, क्यों, क्योंकि आपने आपत्ति दिया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में दोनों की सहमति होनी जरूरी है। यदि सहमत नहीं है, उन्होंने आपत्ति दिया है, तो आपत्ति को रिकॉर्ड पे रखना पड़ेगा। बिना सहमत के आप आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया मनमानी तरीके से नहीं कर सकते हैं। आर्बिट्रेटर से आप पूछ भी सकते हैं, आज तक आपने कितने केस किए में लोनी के पक्ष में ऑर्डर दिया, कितने बैंक के पक्ष में ऑर्डर दिया, आपका राइट्स है। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती, बहुत सारे क्लॉज होते हैं जो आर्बिट्रेशन के ऑब्जेक्शन में आपको देना है। आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन आप हमारे माध्यम से भी दे सकते हैं, या फिर जो लोन के एक्सपर्ट हो, किसी एक्सपर्ट के माध्यम से आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन आप जरूर दीजिए। और आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन देने के बाद अगर ये अवार्ड भी पास कर देते हैं सेक्शन 17 के तहत, अंतरिम ऑर्डर भी पास कर देते हैं, ऑर्डर भी पास करते हैं, तो उसका बिना एग्जीक्यूशन के, बहुत सारी जगह ये होता है कि सर बिना एग्जीक्यूशन के वो लागू कैसे होगा। आदेश तो पारित किया, उसका लागू पालन करने के लिए, अनुपालन कराने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के उसका एग्जीक्यूशन कराना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन के बाद ही आपके अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है, सेल आपके प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जा सकता है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हुआ और आपका डायरेक्ट वो लागू हो गया आपके ऊपर, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत जगह पे ये फर्जी रिकवरी एजेंट जो होते हैं, जो क्या बताऊं, इन लोगों का दो कौड़ी के भिखारी ये जो होते हैं, जो फर्जी वालों की बात कर रहे हैं,
जो कि ऐसे ऐसे डराने लगते हैं कि आपके अकाउंट को फ्रीज कर देंगे, आपके अब मेरे पास से वार्ड पास हो गया। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कि इनको इतनी भी समझ नहीं है कि आर्बिट्रेशन के वार्ड का एग्जीक्यूशन होना है कि नहीं होना है, करना है कि नहीं करना है। वो तो बस अवार्ड लिए और गाड़ी को उठा लेंगे, आपकी गाड़ी को उठा लेंगे। गाड़ी को उठाने के लिए कोर्ट से आदेश होना चाहिए, तो उसका एग्जीक्यूशन होगा, थाने से पुलिस आएगी, इन्फॉर्म किया जाएगा, तब तो होगा एग्जीक्यूशन। ऐसे ऑर्डर पास हुआ, आपकी गाड़ी चलते रास्ते उठा लेंगे, आपके अकाउंट को बता रहे हैं फ्रीज कर देंगे। तो ये सब जो दो कौड़ी के जो रिकवरी एजेंट भिखारी वाले फर्जी वाले जो घूम रहे हैं, इन लोग इनका काम होता है। तो इनसे डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स को, अपने अधिकार को जाने कि कोई भी केस में ऑर्डर पास होता है तो उसका एग्जीक्यूशन कराया जाता है, तब तो उसका अनुपालन होगा, एग्जीक्यूशन होगा और वो माननीय कोर्ट के सामने होता है। हमारे इंडिया में रिटायर्ड जज या सीनियर अधिवक्ता नाम का कोई, आर्बिट्रेटर नाम का जज नहीं है, ये जज नहीं है। रिटायर्ड जज, सीनियर अधिवक्ता, गेस्टेड ऑफिसर ये होते हैं। रिटायर्ड जज, जो जज जिस दिन रिटायर्ड हो गए तो उनकी तो शक्तियां उसी दिन समाप्त हो जाती है। वो मध्यस्थता करने के लिए आ रहा है कि आपके और बैंक के बीच में एक मध्यस्थता किया जाता है। अगर ये वार्ड पास होता है तो उसका एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट में जाना होता है, कोर्ट में एग्जीक्यूशन होगा, कोर्ट में आपकी बातों को सुना जाएगा, आपने क्या बातें रखी, आपने आपत्ति दिया कि नहीं दिया, दिया तो क्या दिया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी भी है, उसमें अटैच करिए। जजमेंट में है नरेंद्र कुमार प्रजापति वर्सेज कोटक महिंद्रा बैंक वर्सेज नरेंद्र कुमार प्रजापति, जिसकी कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपत्ति में उस कॉपी को अटैच करके भेजिए ताकि उसको दिया जाए कि हाँ इस कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये ऐसा केस आया था, इसमें जजमेंट में ये पास किया गया था कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमत से होना चाहिए, और इसमें हमारी अगर सहमत नहीं है, अगर आपत्ति पत्र दिया गया है तो उसके बाद पास किया गया आर्बिट्रेटर का अवार्ड को शून्य मान लिया जाएगा। तो प्रोसेस ये है, तरीका ये है। तो आप अपने राइट्स को जानिए, अपने अधिकार को जानिए। बहुत सारे लोग ऐसे ही लेकर के फर्जी वाले रिकवरी एजेंट पहुंच जाते हैं कि अब मैं आपके घर का सामान अटैच करूंगा। सामान अटैच करने के लिए उनको इतनी, अब क्या बताऊं, मैं बोल नहीं सकता। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है कि कहीं कहीं हमारे क्लाइंट ऐसे थे, फ़ोन करके बताया तो रिकवरी एजेंट, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि गलत तरीके से, फर्जी रिकवरी एजेंट फर्जी तरीके से काम कर रहे हैं, मान सम्मान को खराब कर रहे हैं, आपके घर पे गाड़ी लेके पहुंच जा रहे हैं, मजबूरन पुलिस बुलानी पड़ रही है, मजबूरन पुलिस बुलानी पड़ रही है कि हाँ ये काम हो रहा है। उसके बाद कहीं भी कहीं बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको अपना राइट्स, अपना अधिकार पता होना चाहिए। और फर्जी रिकवरी एजेंट कोई भी आपके घर पे आता है, पहले तो उसका काम है कि आईडी कार्ड दिखाओ, है कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दो, है तो ठीक है, नहीं है तो निकल, गेट आउट। कोई जरूरत नहीं उसे बात करने की। जब आई कार्ड ही नहीं है तो बात क्या करोगे? आई कार्ड नहीं है तो बात ही नहीं करना। आई कार्ड होना चाहिए, विजिट लेटर होना चाहिए, आप घर पे आ रहे हो विजिट करने के लिए तो विजिट लेटर होना चाहिए। थर्ड पार्टी हो, आपके पास डीआरए का लाइसेंस होना चाहिए, डेब्ट रिकवरी एजेंट कि आपके पास डीआरए होना चाहिए, तब तो आप काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे जो फर्जी वाले काम कर रहे हैं, फर्जी रिकवरी एजेंट एक पेपर लेके चले आएंगे और कह देंगे हाँ आपका इतना लोन बाकी है, ये बाकी, आपके मान सम्मान को खराब करेंगे, अड़ोस पड़ोस में बात करेंगे, ऊंची आवाज में बात करेंगे। तो ये सब गैर कानूनी है, बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन अब हमारे क्लाइंट और हमारे सब्सक्राइबर, मुझे खुशी होती है, क्यों? क्योंकि वो जागरूक हो चुके हैं, उनको अपना राइट्स, अपना अधिकार पता चल चुका है, क्या राइट्स है, क्या अधिकार है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कंपनी को आपकी स्थिति खराब है तो आपको कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस देना है, कंपनी को अवगत कराना है, अपनी परिस्थिति से बताना है। उसके लिए एडवोकेट के माध्यम से आप कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए, ताकि आप कभी भी कोई बात होती है, कोर्ट में केस होता है, कुछ भी होता है, आप अपनी बात को मजबूती से रख सके कि मेरी स्थिति खराब थी, मेरी परिस्थिति खराब थी, मैंने लोन लिया था, सब कुछ अच्छा था, मेरा सिविल देखा गया, सैलरी देखी गई, प्रोसेस देखा गया, आधार कार्ड देखा, पैन कार्ड देखा, तब मुझे लोन दिया। आज मेरी जॉब चली गई है, मेरी परिस्थिति खराब हो गई है, जो भी हो A to Z, किसी एक्सपर्ट एडवोकेट के माध्यम से या हमारे माध्यम से आप कंपनी को, हमारे लेटर हेड पे कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। कंपनी को क्या पता आपके साथ क्या घटना हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको सूचित करना। यदि आपको लोन डिफॉल्ट हो रहे हो तो आपको पहले पता चल जाएगा। यदि आपके लोन ईएमआई डिफॉल्ट हो चुकी हो या होने वाली हो या हो रही हो, किसी भी कंडीशन में आप कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। और इस वीडियो को इतना फैलाइए ताकि सबको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोनी हैं,
उनके पास ये सब बातें पहुंच नहीं पाती कि आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, आर्बिट्रेटर नाम का आपके साथ जो नोटिस आ रही है, जो प्रोसेस हो रहा है, वो तरीका हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका आपत्ति पत्र कैसे देना है, आपत्ति पत्र में सुप्रीम कोर्ट की कॉपी लगानी है कि नहीं लगानी है, अटैच करना है तो कैसे करना है, तो सब कुछ का जानकारी होना चाहिए। और कभी भी किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से ही राय लेकर के अपना काम को करें और लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को जरूर दें। और किसी भी प्रकार के आपके पास नोटिस आती है, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस या फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस, सेम डे बेल हो जाएगा। मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, बेल करा दूंगा। और किसी प्रकार की नोटिस आए आप हमें भेज दीजिए, हमारे माध्यम से हमारी टीम आपको पूरी मदद करेगी। और कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।